वेलकम एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के एक नए पेपर के बारे में बात करेंगे, जिस पेपर का नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इस पेपर का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। मॉम जो कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में जो हम लोग को पढ़ना है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसको टॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टॉस बोला जाता है। अब बात आती है क्या, इसे टॉस है क्या? पहले बात तो ये उठती है, क्या व्हाट इज टॉस? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? इसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, थ्योरी ऑफ देखिए सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में जो एक स्ट्रक्चरल वाला पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है, उस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो शुरुआत होता है आपका, उस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो शुरुआत होता है, आपको मॉम से शुरुआत हो चुका है। वो जो मॉम पढ़े थे आप, वह स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ही पार्ट था, उसको इंट्रो पार्ट बोल सकते हैं। और ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का क्या है? पार्ट है। और यह बहुत बढ़िया पेपर है। लगभग लगभग इसमें 90% आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे। 90% क्या देखने को मिलेंगे? न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत। चलिए, ये तो बात हुआ पेपर के बारे में, थ्योरी पेपर है या न्यूमेरिकल पेपर है। तो मेजर आपका क्या आने वाला है? यहाँ से न्यूमेरिकल आने वाला है, और बहुत बेहतर एग्जाम आपको जाने वाला है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का भी। जिस प्रकार से आपका मॉम गया है, मॉम भी आपको हम ही पढ़ाए थे इसे पिछले सेमेस्टर में, तो आप लोग परिचित होंगे ही हमसे। जो परिचित नहीं होंगे वो पढ़ के देख लीजिए आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। जिस प्रकार से मॉम पढ़ने में बहुत मज़ा आया था, उसी प्रकार से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और क्या न्यूमेरिकल आएंगे नहीं आएंगे वो सारे बातें आपको बता दी जाएगी। सिर्फ आपका डेटा चेंज होगा। डेटा चेंज कहने का मतलब वो जो लोड रहता है, लोड का वैल्यू चेंज होगा, स्पान रहता है, स्पान चेंज होगा। लेकिन क्वेश्चन जो बताएंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। पहले हम लोग क्या करेंगे, A to Z जितना सिलेबस है, सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो सिलेबस में जो नहीं दे रखा है उसको भी हम लोग को क्या करना है? कवर करना है। इस प्रकार से कवर करना है कि स्ट्रक्चर पार्ट में हमको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। स्ट्रक्चर पार्ट में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, सेमेस्टर एग्जाम से कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक भी हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये जो पेपर है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपके डिप्लोमा में नाम से दिया गया है इस पेपर को, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से। लेकिन इस पेपर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या नाम होता है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जो दूसरा नाम है आपका क्या नाम है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी नाम है ये आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। ये जो पढ़ रहे हैं टॉस, इस टॉस को आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इसी का नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो सबसे पहले बात आती है सर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता क्या है? तो देखिए, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, दो बात पार्ट में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर है क्या, पहले हम लोग जान लेते हैं स्ट्रक्चर है क्या। इसके बाद जान लेंगे एनालिसिस क्या होता है, तब कंबाइंड कर लेंगे दोनों को, तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, स्ट्रक्चर कहने का मतलब, स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये जो बहुत एक कंपोनेंट होगा, एक बहुत सारे मेंबर से मिलके बना होगा। कह सकते हैं कि मेनी नंबर ऑफ मेंबर, बहुत सारे मेंबर से मिलके एक बनेगा मेंबर। इसी का नाम क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर होता है। इसी का नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है।
जैसे देखिए इसी की बात कर लेता हूँ। यह मेरा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इसका पूरा डायमेंशन क्या है आपका, फिक्स है। इस स्ट्रक्चर का आपका क्या है, डायमेंशन फिक्स है। और इसमें देखेंगे कंपोनेंट की बात करेंगे तो देखिए आपका एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, चार कंपोनेंट, यानी कि चार कंपोनेंट से मिलके बन गया है एक। तो इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना होगा आपका, क्या होगा, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना होगा, जिसका एक फिक्स डायमेंशन होगा। क्या होगा, फिक्स डायमेंशन होगा। तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, स्ट्रक्चर। अब बात आती है एनालिसिस के बारे में। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे आपको क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के कारण, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के कारण इसका जो मेंबर है उस सारे मेंबर में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं एक बात कर लेता हूं, मेरा बीम है ये, यही मेरा बीम है, और यह बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है। जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर थर्ड में पढ़े होइएगा, जब मॉम पढ़े होइएगा तो वहां पढ़े होइएगा। तो ये मेरा मान लो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे लोड आएगा, एक्सटर्नल लोड लगा। तो इस एक्सटर्नल लोड लगने के कारण, ये एक्सटर्नल लोड लगने के कारण W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। तो ये लोड लगने की वजह से इसका शेप कुछ चेंज होगा, कुछ इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, कुछ इस प्रकार से आएगा ना। तो ये जो आया इसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन। यानी कि डिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या, यह अपना जो इसका पोजीशन था ना, उस पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर गया, कुछ क्या कर गया, झुक गया। ये अपने पोजीशन पे नहीं रहा, अपने पोजीशन से क्या हो गया, थोड़ा नीचे डाउन हो गया। इसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन। अब यहाँ इस एंड पे देखिएगा तो कुछ यहाँ पे स्लोप भी आया। ये जो ए इंड है और ये बी इंड है, इस इंड पे आपका कुछ क्या आया है, स्लोप भी आया है। क्या आया है सर, स्लोप आया है। तो ये जो डिफ्लेक्शन कितना होगा, स्लोप कितना होगा, यानी कि जो लोड लगा उसके कारण उसमें शियर फोर्स आएगा, शियर फोर्स कितना होगा, उसके कारण मोमेंट उसमें जनरेट होंगे, जो कि बेंडिंग मोमेंट आप लोग पढ़िएगा। तो बेंडिंग मोमेंट का क्या वैल्यू होगा, शियर स्ट्रेस कितना आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, इस सारे बातों को कैलकुलेट करना, इस सारे बातों को जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसी का नाम क्या होगा, एनालिसिस। उसी का नाम क्या होगा, एनालिसिस। ये आपको क्या करेगा, कोई मेंबर दे दिया, कोई बीम दे दिया, बीम का डायमेंशन दे दिया, अब उस बीम पे एक्सटर्नल लोडिंग आ रहा है, वह एक्सटर्नल लोडिंग भी आपको बता देगा। बीम पे क्या करेगा, एक्सटर्नल लोडिंग भी बता देगा। तो अब उस एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से, उस एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से उस मेंबर में क्या क्या मुझे देखने को मिलेंगे। तो पहला तो आपको क्या देखने को मिला, स्लोप देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब क्या स्लोप होता है, तो अभी समझ लीजिए, जो स्लोप देखने को मिलेगा, स्लोप क्या होता है, कितना आता है, नहीं आता है, जब हम लोग चालू करेंगे, फर्स्ट यूनिट ही है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो वहां पे समझेंगे क्या स्लोप होगा, कितना स्लोप होगा, किन किन बातों पे स्लोप निर्भर करेगा। सारे बातों को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, बहुत बारीकी से स्टडी करने वाले हैं वहां पे। तो क्या आया, स्लोप आया, डिफ्लेक्शन आया, इसके बाद उसमें शियर फोर्स आया, बेंडिंग मोमेंट आया, शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आया, बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आया,
वह बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, इस सारे बातों को जो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यही मेरा क्या कहलाता है, एनालिसिस। यही क्या हो गया मेरा, एनालिसिस। तो वो जो मेजर जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका जो स्ट्रक्चर पार्ट है, तो स्ट्रक्चर पार्ट जो है ना, दो प्रकार से हमको पढ़ने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलेगा एनालिसिस, और दूसरा क्या मिलता है, डिजाइन। तो अभी आपको डिजाइन नहीं आया, अभी आपको डिजाइन पढ़ने के लिए नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने के लिए दिया है, एनालिसिस पढ़ने के लिए दिया है। एनालिसिस पढ़ने का मतलब पहले से डिजाइन करके कोई आपका मेंबर दे दिया है, कोई स्ट्रक्चर दे दिया है, अब उस स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल लोड लग रहा है, मे बी पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, कुछ भी लग सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग सकता है, पॉइंट लोड लग सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल लोडिंग लगा, उस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या 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 होंगे, जनरेट होंगे। तो बेसिकली कोई स्ट्रक्चर है, उस पर लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोडिंग, तो उसमें क्या आएगा, स्लोप आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, शियर फोर्स आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। ये सारे बातों को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। वही आपका क्या कहलाएगा, एनालिसिस। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इसको आप समझ गए होइएगा। अब बात आती है क्या, ये पढ़ते क्यों है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है यह पढ़ते क्यों है। तो अगर मान लीजिए ये पढ़ने का एक ही रीजन है, जो मेरा कोई स्ट्रक्चर है, अब वो स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया गया है, तो उसके कारण उसमें कितना अमाउंट में आया, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, इसके बाद आपका शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन। ऐसा भी तो नहीं है जो एक्सिस डिफ्लेक्शन आ जाए, हमारा मेंबर लगा बीम और बीम में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाए। और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, क्रैक होगा। ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, क्रैक होगा। और ज्यादा शियर फोर्स आ जाए, शियर फोर्स का रियल में क्या काम है, शियर फोर्स क्या करता है किसी मेंबर में, शियर फोर्स क्या करता है, वो शियर करता है, तोड़ता है। वो मेंबर को क्या करने की कोशिश करता है, वहां से तोड़ने का कोशिश करता है शियर फोर्स। यानी कि जिस पॉइंट पे जितना ज्यादा शियर फोर्स आएगा, उसको तोड़ने का आपको क्या करेगा, कोशिश करेगा। कहने का मतलब काटने का कोशिश करता है। क्या करने का कोशिश करता है, काटने का कोशिश करता है। और हम लोग उस मेंबर का शियर फोर्स डायग्राम भी बनाएंगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बनाएंगे, ट्रस के अंतर्गत ही। अब बात आती है सर, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तो हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में भी पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में भी शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ चुके हैं। तो अब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्यों पढ़ेंगे शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो देखिए, जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो पढ़े हैं हम लोग, तो उससे बात करने से पहले थोड़ा यहां पे बात करना चाहूंगा। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, स्ट्रक्चर, उसको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक रखा गया है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या है जी, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और दूसरा है इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर।
तो हम लोग जो मॉम पढ़ रहे थे उस मॉम में डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किया था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था। तो वो कैसे स्ट्रक्चर के बारे में, तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे। तो अब क्वेश्चन यहां पे उठ रहा होगा, तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए मुझे एक बात बताइएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D के केस में, 3D के केस में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। 2D के केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो सर आप पढ़े होइएगा, जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ने से पहले ही पढ़े होइएगा, जब आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाया गया होगा, जब टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाए होंगे उसी वक्त पढ़ाए होंगे जो सर क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ एम। जनरली लोग इसको समेशन ऑफ एम बोलते हैं, अधिक जगह देखिएगा तो समेशन ऑफ एम, जेड की बातें नहीं आती है तो हम लोग भी एम बोलेंगे, लेकिन जान लीजिए उसको एम जेड भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। यह 3 जो है ना इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। किस केस में? तो यह 2D के केस में है। तो 2D के केस में, 2 डायमेंशनल के केस में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं वह कितने होते हैं? 3। अगर यही 3D में बात करोगे तो यही इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। 3 डायमेंशन की अगर बात करोगे तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो ये हमको अभी नहीं स्टडी करना है, ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ याद कर लीजिए। जो अगर कोई पूछ दे 3D के केस में, क्योंकि अगर आप 2D के केस में बताएंगे तो आपको चेक करने के लिए कोई कहेगा 3D रहेगा तो क्या होगा, तो 3D में क्या होगा? 6 होगा। लेकिन हमको पढ़ना नहीं है। कहाँ पढ़ना है? 2D के केस में ही पढ़ना है। तो जिस स्ट्रक्चर को, जिस मेंबर को हम लोग 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से एनालाइज कर लेंगे उसका नाम हो जाएगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या नाम हो जाएगा? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास 7-8 में। क्लास 7-8 में जब आप पढ़ रहिएगा मैथमेटिक्स, तो जब इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सर आपको बताए होंगे कि जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशन अगर बाबू आ गया तो तुम्हारा इक्वेशन आसानी से क्या हो जाएगा? सब वैल्यू निकाल लोगे। यानी कि जितना अननोन है, यानी कि जितना अननोन है उतना अगर रिएक्शन आपको आ गया तो आप वैल्यू क्या कर लोगे? फाइंड कर लोगे। जैसे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है। तो ये दोनों इक्वेशन की मदद से आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अननोन को तो फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी जगह कुछ ऐसा दे दे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, तो अब बताइए एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? यहाँ पे बताइए तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर, पॉसिबल नहीं है। कम से कम एक और इक्वेशन की आवश्यकताएं होगी, कम से कम एक और इक्वेशन की क्या होंगी? आवश्यकताएं होंगी सर। तो बिल्कुल वहीं से हम आपको रिलेट करके बताना चाह रहे हैं। इसी बातों से रिलेट करके मैं आपको बताना चाहता हूं जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में अंतर क्या होता है। और हम लोग जो मॉम पढ़े थे उस मॉम में एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ किए थे, तो कैसे स्ट्रक्चर का ड्रॉ किए थे? मॉम में एसएफडी और बीएमडी कैसे स्ट्रक्चर का हम लोग ड्रॉ किए थे? तो हम तो बता दिए आपको डिटरमिनेट, लेकिन डिटरमिनेट क्या? तो अभी आपको क्या बताएं, अगर स्ट्रक्चर को आप 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या कर लोगे? एनालाइज कर लोगे। एनालाइज करने का मतलब क्या? उसमें जो सपोर्ट आ रहा है उस सपोर्ट का वैल्यू आप क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे।
तो वो क्या कहला जाएगा आपका डिटर्मिनेट। अगर नहीं फाइंड कर सकते हैं वह तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या नाम हो जाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो चलिए इसमें हम थोड़ा और बात करेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और ये जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, तो वो जो बीम था उस सब बीम के लेके भी हम बात करते हैं थोड़ा। देखिए जैसे कि पहला नंबर मेरा क्या है, कैंटिलीवर बीम के बारे में आप पढ़े होइएगा, मॉम में कैंटिलीवर बीम के बारे में पढ़े होइएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, चौथा आपका फिक्स्ड बीम, पांचवा कंटिन्यूअस बीम, और छठा क्या था, एक और बताए होंगे प्रोब्ड कैंटिलीवर। क्या ये लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया प्रोब कैंटिलीवर भी होता है। तो इस दोनों के तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉम में इस तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि ये तीनों डिटर्मिनेट है। कहने का मतलब सर अगर जब मॉम में पढ़ चुके हैं, मॉम में तो डिटर्मिनेट के बारे में पढ़ते हैं, पढ़े थे हम लोग, तो वह क्या है आपका डिटर्मिनेट है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिटर्मिनेट है। पहले कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम सर क्या था, कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स था और अदर एंड क्या था फ्री था। एक एंड फिक्स था और अदर एंड क्या था फ्री था। अब मान लो इस पे क्या आ रहा है यूडीएल, क्या आ रहा है यूडीएल लोड आ रहा है। तो बताइए इसमें अननोन रिएक्शन कितने हैं, अननोन रिएक्शन कितने हैं। तो फिक्स पे कितने होते थे, पढ़े हैं मॉम में, फिक्स सपोर्ट पे एक वर्टिकल होता था, आर बोल दीजिए, आर भी बोलिए, एक हॉरिजेंटल, और तीसरा मोमेंट। कितने अननोन है, तीन। कितने हैं, तीन। तो यह मेरा तीन अननोन है। अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये बता देगा डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट। तो देखिए अननोन मेरे को कितने हैं, थ्री। इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कितना होता है, थ्री। तो ये क्या आ गया जीरो, यानी कि यह मेरा कैसा स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्योंकि मैं इसको थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज कर दिया, यानी कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के इसका H का वैल्यू, M का वैल्यू, R का वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो ये क्या हो गया डिटर्मिनेट। तो कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, डिटर्मिनेट होता है। अब दूसरा है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। कैसा है सर, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का एक एंड आपका हिंज था और दूसरा क्या था रोलर, दूसरा क्या था रोलर। अब बताइए रोलर पे कितने सपोर्ट रिएक्शन आते थे, तो सर रोलर पे कितना आता था, एक आता था। रोलर पे क्या आता था, एक आता था, और सिर्फ कितना था वर्टिकल। रोलर पे सिर्फ और सिर्फ क्या वर्टिकल। अब ये हिंज है, हिंज पे सर वर्टिकल भी आता है, हॉरिजेंटल भी आता है सर हिंज पे। तो टोटल अननोन कितने हुए, 1 2 3। अननोन कितना है, तीन। तीन में से तीन गया जीरो। तो यह क्या हो गया आपका डिटर्मिनेट। कैसे क्या हो गया आपका डिटर्मिनेट। अब तीसरा लेते हैं ओवरहैंगिंग। ओवरहैंगिंग पहला, दूसरा, तीसरा यहां मैं बना देता हूं। हिंज, रोलर, रोलर पे फिर कितना
सपोर्ट रिएक्शन 1, हिंज पे कितने 2, हिंज पे कितने 2। तो अब देखिए अननोन 1 2 3, 3 माइनस 3 0, क्या हो गए डिटरमिनेट। लेकिन सर अब बात आती है फिक्स बीम की, बात कर लो सर, फिक्स बीम की बात कर लो। ये जो चौथा बीम है सर, ये लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझिए। अंदर जब पढ़ेंगे हम लोग तो बारीकी से एक एक बातों को पूरा एक्सप्लेन करके बढ़िया से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझना है। जो हमारा क्या है फिक्स बीम, तो फिक्स का सर क्या बोले थे, दोनों इंड सर क्या रहेगा फिक्स रहेगा, क्या सर यही ना बताए थे, दोनों इंड क्या रहेगा फिक्स रहेगा। तो देखिए यहां पे रिएक्शन आएगा आर ए, और फिक्स सपोर्ट पे तो 3 आते हैं, इधर से आएगा एच ए और यहां आएगा एम ए, फिर यहां से क्या जाएगा आर बी, इधर से क्या आएगा एच बी, और यहां से क्या आएगा एम बी। तो अननोन का वैल्यू कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, अननोन आपके कितने हैं 6, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है 3। तो 6 में से 3 गया 3, ये तो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो ये क्या कहला जाएगा आपका इनडिटर्मिनेट। क्या है जी इनडिटर्मिनेट। तो फिक्स बीम कैसा हो गया इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के श्रेणी में आ गया। यह किस श्रेणी में आ गया इनडिटर्मिनेट के श्रेणी में आ गया। इसके बाद पांचवा हम लोग बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या था जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट होंगे, कितने सपोर्ट होंगे मोर देन 2 सपोर्ट होंगे। कंटिन्यूअस के केस में क्या होगा, पांचवा है ना कंटिन्यूअस, यानी कि मोर देन 2 सपोर्ट, 2 से ज्यादा, 2 से क्या होना चाहिए ज्यादा। तो सारा रोलर है, रोलर रोलर, ये सिर्फ क्या है आपका हिंज। इसमें एक अननोन वर्टिकल रिएक्शन आएगा, यहां भी वर्टिकल आएगा, और यहां वर्टिकल के साथ साथ क्या आएगा हॉरिजॉन्टल भी आएगा। अच्छा ये समझ में आती है कि नहीं वर्टिकल कहां से आ रहा है हॉरिजॉन्टल कहां से आ रहा है, ये आपको मॉम में पढ़ा चुके हैं। टाइप्स ऑफ जब सपोर्ट पढ़ा रहे थे तो वहां पे पढ़ाए होंगे, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये सब बताए होंगे, और वहीं पे ये बात बताए होंगे, तो वहीं से मैं ला रहा हूं। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा देख लीजिए, ऐसे मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो देखिए तो 1 2 3 4 5, अननोन कितने हैं, अननोन रिएक्शन मेरे पास 5 है, अननोन कितना है नोन तो अपने को 3 ही है, तो क्या आ गया 2, फिर ये क्या हो गया इन डिटरमिनेट, कैसा स्ट्रक्चर हो गया इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। अब 6 नंबर की बात करते हैं, तो 6 में था प्रोब्ड कैंटिलीवर, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। तो इसमें सर बात करें तो कैंटिलीवर का तो एक इंड फिक्स होता है और दूसरे इंड पे आपको सिंपली सपोर्ट लग जाएगा, यानी कि क्या लग जाएगा रोलर लग जाएगा, रोलर सॉरी हिंज लगा दिया मैं रोलर। तो देखिए यहां कितने अननोन आएंगे, जब फिक्स है तो फिक्स पे तो 3 आएगा, एक वर्टिकल आएगा, हॉरिजेंटल, और तीसरा क्या आएगा मूवमेंट आएगा, तीसरा क्या आएगा मूवमेंट। और ये रोलर है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा वर्टिकल आएगा। तो अननोन कितने हुए 1 2 3 4, तो 4 में से नोन तो मेरे पास 3 ही है, क्या बच गया 1, तो ये क्या हो गया इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, या इनडिटर्मिनेट बीम बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए इनडिटर्मिनेट बीम बोल दीजिए। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अननोन माइनस नोन करते हैं तो इसका वैल्यू क्या 0 आना चाहिए, 0 या माइनस भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेट, अगर प्लस में आ गया वैल्यू तो वह इनडिटर्मिनेट कहला जाएगा। ऐसे भी जनरली आपके कंटिन्यूअस, प्रोब, कैंटिलीवर, फिक्स ये क्या होते हैं आपको
इनडिटर्मिनेट बीम होते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के श्रेणी में आते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, फिक्स बीम हो गया, उस फिक्स बीम का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस का शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। प्रोप कैंटिलीवर हो गया, प्रोप कैंटिलीवर को भी करेंगे। इसके बाद कुछ नए नए बातें हैं, इसको बनाने का कुछ नया नया मेथड है, उस नया नया मेथड के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक अलग अलग मेथड दिया है एनालाइज करने का, अलग अलग जो इनडिटर्मिनेट होता है उसको एनालाइज करने का अलग अलग तरीका है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके पेपर के अंतर्गत बेसिकली इन्हीं बातों को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसमें जो टोटल आपको यूनिट पढ़ने को मिलेगा, वो जो पहला यूनिट है आपका सर, आपको मिलेगा ये डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगा वर्टिकल मेंबर में। इस मेंबर में वर्टिकल मेंबर, तो ये जो वर्टिकल मेंबर होता है उसमें डायरेक्ट और बेंडिंग। तो सर डायरेक्ट क्या होता है और बेंडिंग क्या होता है? जैसे लोड लगता है ना, तो लोड दो प्रकार के लग सकते हैं। एक तो आपको लोड एक्सियल हो सकता है, जो सीजी से पास करेगा वह एक्सियल लोडिंग कहलाएगा, और जो लोड सीजी से पास नहीं करेगा वह इसेंट्रिक लोडिंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इसेंट्रिक लोडिंग कहलाएगा। तो वो जो एक्सियल होता है, उस एक्सियल लोडिंग के कारण जो मेंबर में स्ट्रेस आता है वह डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। कौन सा स्ट्रेस होता है? डायरेक्ट। और जो इसेंट्रिक होता है, उस इसेंट्रिक के कारण डायरेक्ट एंड बेंडिंग बोथ, डायरेक्ट एंड बेंडिंग बोथ, तो दोनों स्ट्रेस आते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आप स्ट्रेस पढ़िएगा क्या, कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल के बारे में पढ़िएगा, स्ट्रेस जो पढ़े हैं मॉब में। अब यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ेंगे टॉस में। वहां तो टेंसाइल कॉम्प्रेसिव पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट और बेंडिंग भी पढ़ेंगे। अब इसेंट्रिक के कारण बहुत डेंजरस होता है, इसेंट्रिक जो लोडिंग आता है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। जैसे आप लोग अगर साइकिल चलाए होंगे तो आपके जो पीछे में बैठने वाला रहता है साइकिल पे, उस पे अगर कोई व्यक्ति बैठता है दोनों तरफ पैर करके, दोनों तरफ पैर करके आप बैठ गए साइकिल पे, तो वो जो ड्राइव करने वाला है, साइकिल चलाने वाला है, उसको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही अगर आप एक तरफ पैर करके बैठे, दोनों पैर एक तरफ कर लिए हैं, तो उस केस में आपके ड्राइवर जो है, साइकिल जो चला रहा है, उसको दिक्कतें होने लगती है। क्या दिक्कतें होने लगती है? उसका जो हैंडल होता है एक तरफ भागने लगता है। क्यों भागने लगा एक तरफ हैंडल? ऐसा क्यों हुआ? ये जो आप एक तरफ पैर करके बैठे, वह इसेंट्रिक लोडिंग हो गया, तो उसको एकदम, उसको हैंडल को इधर खींच के रखना पड़ता होगा, इधर खींच के रखना पड़ता होगा चालक को, वो जो चला रहा है। अब वही अगर दोनों तरफ बैठे तो आराम से जा रहे हैं मस्ती में, तो वो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है, एक्सियल लोडिंग आएगा तो डायरेक्ट स्ट्रेस, अगर इसेंट्रिक होगा तो उसके वजह से बोथ डायरेक्ट एंड बेंडिंग दोनों होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्या है जी? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मेंबर है, कोई बीम है, मान लीजिए बीम ही है, उस बीम में लोड लगने के कारण कितना स्लोप आएगा, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा, इसको हमको क्या करना है? फाइंड करना है। इसको क्या करना है? फाइंड करना है। जो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तीसरा जो हमारा यूनिट है वह फिक्स बीम है, फिक्स्ड बीम।
फिक्स बीम का एसएफडी ड्रॉ करने को मिलेगा, बीएमडी ड्रॉ करने को मिलेगा। इसके बाद फिक्स बीम में कितना स्लोप आना चाहिए, कितना डिफ्लेक्शन होगा, यह भी हमको देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर है आपका, चौथा जो यूनिट है, ये यूनिट का नाम है आपका कंटिन्यूअस बीम। क्या है जी? कंटिन्यूअस बीम है। तो कंटिन्यूअस बीम का फिर एसएफडी ड्रॉ करना है, बीएमडी ड्रॉ करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने हैं। अभी तक आप लोग कंटिन्यूअस का सपोर्ट रिएक्शन नहीं फाइंड किए होइएगा, फिक्स बीम का नहीं फाइंड किए होइएगा। इसके बाद लास्ट जो यूनिट है ट्रस है। ट्रस आप देखे होइएगा, बहुत सारे कंपोनेंट का असेंबल हो जाता है, वही आपका क्या है? ट्रस। अगर रेलवे स्टेशन पे देखे होइएगा, जनरली अभी आपको रेलवे स्टेशन पे या ब्रिज के केस में भी मिल जाएगा ट्रस ब्रिज। तो वो ट्रस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रस के प्रकार, ट्रस के किस मेंबर में टेंसाइल फोर्सेज आ रहे हैं। एज लाइक ऐसा देखते होइएगा आप, ये आपको क्या है? ट्रस ही है। तो ट्रस के किस मेंबर में टेंसाइल आ रहा है, किसमें कॉम्प्रेसिव है, वो जो फोर्स आ रहा है, किसमें टेंशन नेचर का फोर्स है, किसमें कॉम्प्रेशन नेचर का फोर्स है, ट्रस के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हमको क्या करना है? स्टडी करना है। तो बेसिकली अब बात आती है, इसको पढ़ने के लिए बुक तो कोई होना चाहिए। तो देखिए, जो बच्चे अगर पिछले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में बुक लिए होंगे मॉस का या मॉम का, ठीक है ना, RS खुरमी, उससे भी काम चल जाएगा। इसके बाद अगर सेपरेट बुक लेना चाहते हैं तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से RS खुरमी का अलग बुक आता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से ही RS खुरमी का एक अलग बुक आता है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। इस बुक को भी आप क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना है। जो दिक्कतें होंगी वो डायरेक्ट हमसे क्या करेंगे? आप पूछेंगे। जो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे, वो न्यूमेरिकल हमसे क्या करेंगे? पूछेंगे आप, ठीक है। तो ये बुक है, अगर जिसको मॉस का बुक होगा पिछले सेमेस्टर का, उससे भी मेजर टॉपिक आ जाती हैं। हाँ, एक इसमें एक और यूनिट छूट गया पढ़ने को, एक और है MDM है, 5 नंबर में MDM है। MDM इसको बोलते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। 6 नंबर में आपको ट्रस है, 6 नंबर में ट्रस है, ठीक है। ये आपको पढ़ने को है, ये पूरा सिलेबस यही है आपका। अब क्या क्या कंटेंट है हम देख लेते हैं, अभी अंदर में क्या क्या कंटेंट है। तो बुक की तो बातें हो गई, और पढ़ने का तरीका बिल्कुल क्लियर। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है? हैंड रिटेन नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करके जो न्यूमेरिकल बता रहे हैं न्यूमेरिकल लगाना है। न्यूमेरिकल क्या करना है? लगाना है, तभी आपका बेहतर कॉन्सेप्ट बन पाएगा, अन्यथा बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और यह पेपर न्यूमेरिकल है तो डेंजरस होगा ही। अगर आप रेगुलर हमारे साथ मेहनत करते हैं तो कुछ नहीं है, बहुत इजी पेपर है। अगर हमारे साथ रेगुलर मेहनत करते हैं तो बहुत ही आसान पेपर है, और बहुत अच्छा स्कोर भी होगा आपको, बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। क्योंकि क्या क्वेश्चन आने वाला है वो मैं जान रहा हूं, फिक्स है वही क्वेश्चन आएगा आपको, फिक्स है वही क्वेश्चन आएगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे कंटेंट, क्या पढ़ना है उस कंटेंट को देख लेते हैं, एक एक कंटेंट के बारे में क्या क्या है पढ़ना। तो देखिए यूनिट 1 जो है आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्टिकल मेंबर। देखिए दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं और एक क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस किस में पढ़ने को ले दिया है? वर्टिकल में। वर्टिकल में क्या हो गया? आसपास में देख के बताओ। वर्टिकल सिविल इंजीनियरिंग में कॉलम, कॉलम, तो कॉलम क्या है? वर्टिकल।
इसके और बताओ, चिमनी, चिमनी का नाम सुना होगा जिसमें ईंट बनता है, वो चिमनी हो गया। या किचन में भी चिमनी रहता था पहले, अब नहीं देखने को मिलता है तुमको, अब भी मिलता है, कहीं कहीं देखोगे तो किचन में भी आपका चिमनी रहता है। तो वो चिमनी हो गया, कॉलम हो गया। अगर ब्रिज के केस में बात करोगे तो पियर हो गया। उसमें डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड। कॉन्सेप्ट लेना है डायरेक्ट लोडिंग का, इसेंट्रिक लोडिंग का। डायरेक्ट कहने का मतलब लोड सीजी से पास कर रहा होगा, और इसेंट्रिक कहने का मतलब लोड सीजी से हट के पास कर रहा होगा। इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि जो इसेंट्रिक होगा ना, किसी एक एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक होना चाहिए। ऐसे इसेंट्रिक किसी एक एक्सिस के अबाउट भी होगा, बोथ एक्सिस के भी अबाउट होगा, लेकिन क्या करना है हमको, किसी एक एक्सिस के अबाउट ही इसेंट्रिक पढ़ना है। नेचर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का नेचर क्या होगा, टेंसाइल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा। मैक्सिमम कितने आने वाले हैं, मिनिमम स्ट्रेस कितने आने वाले हैं, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इसके बाद स्ट्रेस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके बारे में भी हमको स्टडी करना है यूनिट 1 में। कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस, ये जो आपको कंडीशन फॉर नो टेंशन, क्योंकि जितने भी वर्टिकल मेंबर होते हैं उस वर्टिकल मेंबर में हमारा जो मोटो रहता है, टेंसाइल नहीं आने देना है। कंप्रेशन जितना आ जाए लेकिन मेरे को टेंसाइल नहीं आना चाहिए। तो वही करा, क्या कंडीशन होना चाहिए कि नो टेंशन रहेगा, टेंसाइल फोर्स नहीं होगा। स्ट्रेस का जो नेचर होगा वह टेंसाइल नहीं होना चाहिए। टेंसाइल नेचर हो गया तो वो डेंजरस है। वही फिर टेंसाइल नेचर हो गया, अगर साइकिल पे बैठ गया एक तरफ पैर करके, तो एक तरफ पैर करके अगर बैठा तो जिधर वो पैर रखा हुआ है उधर क्या दबना चाहता है, और जिधर पैर नहीं है उधर क्या होता है आपका उठना चाहता है। तभी तो जिधर वो पैर रहता है उधर की तरफ तुम्हारा हैंडल भागता होगा, तो उसको तुम हैंडल को इधर खींच के रखता है, ये नहीं करते हो। कोर ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मिडिल थर्ड रूल, मिडिल क्वार्टर रूल। क्या होता है मिडिल थर्ड रूल, मिडिल क्वार्टर रूल, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। कॉलम पियर चिमनी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू लेटरल विंड प्रेशर। वो जो कॉलम हो गया, चिमनी हो गया, इस सब पे लेटरल, लेटरल मतलब कि इस डायरेक्शन से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसमें क्या लगेगा, विंड का प्रेशर। जो हवा चलती है तो हवा के कारण भी प्रेशर लगता है वर्टिकल मेंबर पे, तो उस विंड प्रेशर के कारण उसके कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस, विंड रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट के बारे में हमको देखना है। फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस के बारे में बात करना है, डिस्ट्रीब्यूशन एट देयर बेस, और उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता करना है, स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। स्टिफनेस एक टर्म है, स्टिफनेस उसको बता देंगे आपको, स्टिफनेस क्या होता है। रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्लोप, डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन डिराइव करना है। इसमें लिखा है नो डेरिवेशन, लेकिन हम लोग डेरिवेशन के साथ पढ़ेंगे। डबल इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने का बहुत सारा मेथड है। इसमें मेथड हमको क्या कहा है, डबल इंटीग्रेशन मेथड ही उपयोग करने के लिए कहा है। डबल इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम का फाइंड करना है। और लोड कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का नाम क्या होता है पॉइंट लोड, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड की वजह से भी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के वजह से भी। नेक्स्ट क्या है, मैकॉलेज मेथड। मैकॉलेज एक मेथड है, मैकॉलेज साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड दिया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए, उस मेथड को भी पढ़ना है। फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड आ रहा हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा हो, तो उसके वजह से
हमको फाइंड करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मैकॉलेज मेथड। किस मेथड की मदद से? मैकॉलेज मेथड की मदद से। यूनिट 3 फिक्स एंड कंटिन्यूअस बीम है। क्या है? फिक्स एंड कंटिन्यूअस बीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और उसका स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सिटी, इफेक्ट ऑफ फिक्सिटी, फिक्स करने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मेंबर पे, किसी भी स्ट्रक्चर पे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स बीम ओवर सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स बीम का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपेयर में, ये भी हमको स्टडी करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि मॉम में भी पढ़ चुके हैं आप, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिल्कुल सेम है। फिक्स इंड मूवमेंट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड यूडीएल ओवर इंटायर स्पान। अब लोडिंग यूडीएल हो सकता है या पॉइंट लोड हो सकता है, तो दोनों के लिए आपको निकालना है, फिक्स इंड मूवमेंट का वैल्यू निकालना है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला इन फाइंडिंग मूवमेंट, इसके बाद उसमें मोमेंट कितना आएगा, मोमेंट फाइंड करना है। एंड ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है फिक्स बीम का। फॉर फिक्स बीम डेरिवेशन नीड नॉट बी आस्क इन एग्जामिनेशन, ये सिलेबस दे दिया है, जो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। क्लेपेरेंस थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन, थ्री मोमेंट इक्वेशन क्लेपेरेंस थ्योरम है, उसके बारे में बात करना। एप्लीकेशन ऑफ क्लेपेरेंस थ्योरम, मैक्सिमम अप टू 3 स्पान, 3 स्पान तक की बात करना है। 3 स्पान क्या होता है? स्पान क्या होता है? दो सपोर्ट के बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है उसका नाम क्या होता है? स्पान। तो 3 स्पान तक ही हमको बात करना है। एंड 2 अननोन सपोर्ट, और 2 अननोन सपोर्ट के लिए सपोर्ट एट सेम लेवल, सपोर्ट सेम लेवल पे होना चाहिए। यूनिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इनर्सिया सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। और कह रहा है कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो हम लोग पढ़े हैं बहुत बड़ा मायने रखता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी। तो इसमें पता चलेगा जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्या उपयोग है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया का जो प्रैक्टिकली यही उपयोग है, जो कि किसी बीम का किसी सेक्शन के बाद जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा ना, वह उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, वहां से नहीं फेल होगा। और जहां मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम होगा उसी के लॉन्ग क्या कर जाएगा? फेल हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट भी बताए थे, जो बीम को ऐसे ही क्यों रखा जाता है, डायगोनली क्यों नहीं रखा जाता है, मॉम में डिराइव करके आपको बताए थे, क्योंकि स्ट्रेंथ पे प्रभाव पड़ जाता है। तो कैसे प्रभाव पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया से, इसमें भी हम लोग देखेंगे। ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर फॉर कंटिन्यूअस बीम। इसके बाद एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना है कंटिन्यूअस बीम का, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर के बारे में भी बात करना है। यूनिट 4 है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है ना, उस इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बना है। ये इंट्रोडक्शन, साइन कन्वेंशन, कुछ साइन कन्वेंशन है, उस साइन कन्वेंशन के बारे में बात करना है। और डिफरेंट टर्म है, कैरी ओवर फैक्टर है, स्टिफनेस फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, इसके बारे में भी बात करना है। एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम के लिए लगाना है एमडीएम। सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड मतलब पॉइंट लोड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल होगा ओवर इंटायर स्पान, हैविंग सेम और डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अप टू 3 स्पान एंड 2 अननोन सपोर्ट मोमेंट ओनली, और 3 स्पान तक और 2 अननोन सपोर्ट होगा, उसके लिए ही हमको क्या करना है? एमडीएम। और नेक्स्ट जो है आपका ट्रस है। तो ट्रस में देखिए, ये आप जो इमेज देख रहे हैं, ये सारा इमेज आपका ट्रस का ही इमेज है। कर रहा है टाइप्स ऑफ ट्रस, सिंपल ट्रस, फिंक ट्रस, कंपाउंड फिंक, फ्रेंच ट्रस, पार्ट ट्रस, हाउ ट्रस, नॉर्थ लाइट ट्रस, किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस। ये ट्रस के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं, उसके बारे में पढ़ना है, सबका एकदम स्केच तैयार करना है, इमेज देखना है।
फिर कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना सीखना है फॉर ट्रस सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट ज्वाइंट। तो सिर्फ और सिर्फ कैसा लोड आ रहा होगा ट्रस पे, पॉइंट लोड आ रहा होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है सपोर्ट रिएक्शन। कैलकुलेट फोर्स इन मेंबर, और ट्रस का जो बहुत सारा मेंबर होगा उस मेंबर में फोर्स भी फाइंड करना है। मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन, दो मेथड हैं, एक मेथड ऑफ ज्वाइंट है और दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन है। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन दोनों मेथड से हमको क्या करना है, फाइंड करना है सपोर्ट, यानी कि अलग अलग मेंबर में कितना फोर्स आ रहा होगा, किस नेचर का होगा, टेंसाइल का होगा या कॉम्प्रेसिव। तो यही ओवरऑल आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का क्या है, सिलेबस है। तो आशा करते हैं जो आपको क्लियर हो गया होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम है स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके एक बना होता है मेंबर, उसी का नाम क्या हो गया, स्ट्रक्चर। और एनालिसिस कहने का मतलब एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से उसमें शियर फोर्स आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, स्लोप आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, इसको फाइंड करना एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, डिजाइन की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, डिजाइन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से आएंगे। स्टील डिजाइन आएगा और इसके बाद एक आरसीसी डिजाइन आएगा। तो दो डिजाइन आने वाले हैं आपके सेमेस्टर में, तो वो कि अगले सेमेस्टर में आएंगे। फोर्थ सेमेस्टर में तो अब नहीं आएगा, फिफ्थ में आएगा। एक स्टील डिजाइन फिफ्थ में आ जाएगा और आरसीसी डिजाइन आपको सिक्स में आ जाएगा। छठे सेमेस्टर में आरसीसी डिजाइन आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बात हो गया क्या होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद देखें जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो जिस स्ट्रक्चर को हम लोग थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या कर रहे थे, अननोन को फाइंड कर ले रहे थे, तो वो मेरा डिटर्मिनेट। और जिसमें थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से हम लोग अननोन रिएक्शन फाइंड नहीं कर पा रहे थे, उसका नाम हो गया आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में देखें। इसके बाद टाइप्स ऑफ बीम था, कौन सा बीम डिटर्मिनेट होता है, कौन सा बीम इनडिटर्मिनेट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमको कौन सा बुक लेना है, तो बुक तो आपके पास रहना ही चाहिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। अगर जिसके पास मॉस का बुक है तो ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक मतलब क्या 80% टॉपिक उससे मिल जाएंगे, 20% टॉपिक नहीं मिलेंगे। जिनके पास बुक नहीं है तो वो खरीद ही लेंगे बुक। बुक कौन सा आपका रहा, एक आर.एस. खुरमी का आता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसको भी ले सकते हैं। पहले से अगर जिनके पास बुक होगा आर.एस. खुरमी का मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो, या आर.के. बंसल का मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो, या पुनामिया का हो, जो हो उससे भी आपका 80% काम चल जाएगा, 20% नहीं आएंगे। तो मैं असाइनमेंट के रूप में वो 20% आपको क्वेश्चन दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा। तो ये मेनली न्यूमेरिकल पेपर है, तो इसको बारीकी से पढ़ना, और पढ़ने का तरीका एकदम क्लियर है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको हैंड रिटेन नोट्स तैयार करना है, और इसके बाद न्यूमेरिकल लगाना है और न्यूमेरिकल बनाना है। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और बहुत बढ़िया एग्जाम जाने वाला है। ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो हम लोग फिर मिलते हैं, अपने जो टॉपिक है वह लेक्चर 1 से मिलेंगे। क्या पढ़ना है तो यूनिट 1 से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।